स्नेही विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के समस्त नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध अस्ति की पुकार हिमालय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पंडित विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली की बात करते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध शैली को भोजपुरी लोक संस्कृति और साहित्य की मिठास से सिक्त कर हिंदी ललित निबंध को एक नया क्षितिज देने वाले निबंधकार हैं। कुछ काल तक तो आलोचकों ने इन्हें द्विवेदी जी की शैली का नकलची कहकर इनकी आलोचना की, पर मौलिक एवं सृजनात्मक प्रतिभा के धनी मिश्र जी के एक के बाद एक प्रकाशित होने वाले उत्कृष्ट निबंध संग्रहों ने प्रमाणित कर दिया कि उनकी निबंध शैली की अपनी निष्ठा है। उनके प्रकाशित निबंध संग्रह के नाम इस प्रकार हैं: चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, बसंत आया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, परंपरा का कोई बंधन नहीं। कोई भी इन निबंध संग्रहों के शीर्षकों से समझ सकता है कि उनमें कितना लालित्य है। मिश्र जी अपने को भ्रमरानंद कहते हैं और इस छद्म नाम से काफ़ी कुछ लिखा भी है। उनके निबंध इस नाम की सार्थकता का उद्घोष करते हैं, जैसे भ्रमर मनमोजी, भ्रमणशील और रसग्राही। वैसे ही मिश्र जी की सृजनात्मक प्रतिभा रस, आनंद, लालित्य और ज्ञान की खोज में इतिहास, पुराण, धर्म, दर्शन, संस्कृति और लोक जीवन के व्यापक क्षेत्र में बड़ी मस्ती के साथ भ्रमण करती रही है। इसीलिए उनके निबंधों में एक और पर्याप्त प्रसंग गर्भत्व है, तो दूसरी और लोक जीवन की सरसता और लोक संस्कृति की तरलता अंतर्वर्तनी धारा के रूप में प्रवर्तमान है। उनके निबंधों में बंजारा मन की भटकन और उन्मुक्तता, चितवन की छाह की शीतलता, सदा आनंद रहे यही द्वारे की भावना और इन टूटे हुए दियों से काम चलाओ का संकल्प सर्वत्र देखा जा सकता है। संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित मिश्र जी के निबंधों में लालित्य ही नहीं, विचार समृद्धि भी है। कल्पना प्रवण उन्मुक्त चिंतन, प्राकृतिक सुषमा की स्निग्धता और उसके प्रति प्रगाढ़ रागात्मकता तथा साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पैनापन, परंपराशीलता, मूल्य, चिंता आदि उनके निबंधों की ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य ललित निबंधकारों से पृथक करती है। ललित निबंधों के अतिरिक्त मिश्र जी के समीक्षात्मक, विचारात्मक और संस्मरणात्मक निबंधों की भी अपनी अलग पहचान है। उन्होंने विविध निबंध शैलियों का प्रयोग किया है। उनके निबंधों में ललित शैली के अतिरिक्त सूत्र शैली, व्यंग्य शैली, विश्लेषणात्मक शैली, गूढ़ विचार ग्रंथित विचारात्मक शैली और कवित्वपूर्ण भावात्मक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण मिल जाएंगे। अस्ति की पुकार हिमालय। हिमालय पर मिश्र जी ने 2 निबंध लिखे हैं। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने उसके अस्ति का बोध कराने वाले स्वरूप को केंद्र में रखकर अपना ललित चिंतन प्रस्तुत किया है, जिसमें एक ओर हिमालय से आने वाली अस्ति की पुकार को सुनने की उनकी आकुलता और चिंता व्यक्त हुई है। दूसरी ओर उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में व्याप्त स्वार्थ, छल प्रपंच, ढोंग, अंधविश्वास, आडंबर,
आधुनिकता पर करारा व्यंग्य करते हुए भारतीय जनता की सुप्त चेतना को उद्बुद्ध किया है। आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विडंबना पर उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी बड़ी मार्मिक है। निबंध का प्रारंभ वो यूँ करते हैं, कितना विचित्र है हिमालय का नाम लेते ही मुझे अस्त्युत्तरस्य दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज पूर्वापरः तोय निधि व गाय्यम स्थिते पृथ्व्या इव मानदंड है। इस श्लोक का अस्थि उद्भासित होने लगता है। संस्कृत भाषा में वैसे अस्थि क्रिया के बिना वाक्य पूरा हो जाता है। हिंदी या अंग्रेजी की तरह अस्थि के समानार्थक क्रिया देने की व्यवस्था नहीं है। तब क्यों यह अपार्थ अस्थि का आग्रह, वो भी कालिदास के द्वारा। राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत नहीं, भविष्यत नहीं, केवल अस्थि रहा। केवल हिमालय नहीं, हिमालय की प्रतिकृति संस्कृत भाषा भी उनके लिए अस्थि रूप थी। उस भाषा के मूर्धन्य कवि कालिदास अस्थि रूप थे। हिमालय की छाया में बसी हुई सामान्य जनता शक्ति का अजस्र स्रोत थी। यहाँ पर वो व्यंग्यात्मक मार्मिक टिप्पणी मार्मिक है कि वैसे अपनी ओर से हम सब आस्तिकता का पूरा निर्वाह करते हैं। अपने को अत्याधुनिक लगने वाले भी कुंडली दिखाते हैं, ग्रहों को प्रसन्न रखने के लिए रत्न धारण करते हैं और किसी मंदिर में जाएं न जाएं पर हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने मंगलवार को जरूर पहुँच जाते हैं। हम गाहे बेगाए देवताओं का दरबार करते हैं, मनीति मानते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, अशोका कालिदास को विकृत कृत्य करते रहते हैं। ये सब भुलावा है, छल है। हम देवताओं को अफसर या नेता और अफसर या नेता को देवता मानते हैं। हम थान पूछते हैं, माई का हो, बरहम का हो, तेलिया सान का हो, अंगिया वीर का हो, लंगोटी वाले का हो या नंगे का हो। हम देवता नहीं पूछते क्योंकि देवता की महिमा उसके थान को पाकर है, जैसे नेता या अफसर की महिमा उसकी कुर्सी को पाकर है। इस तरह से उन्होंने आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विडंबना पर इस निबंध में प्रकाश डाला है। मिश्र जी की दृष्टि में हिमालय अस्थि यानी वर्तमानता का बोध कराता है, पर हम है कि हमेशा भूत और भविष्य की चिंता में ही उलझे रहते हैं। उसकी इस अस्थि की पुकार को कालिदास ने लक्षित कर अपने अंतिम ग्रंथ कुमार संभव के प्रत्यक्ष श्लोक में उसे प्रथम शब्द का स्थान दिया। उसके इस रूप को पंडित राहुल सांस्कृत्यायन पहचानते थे, इसीलिए उनमें उसके प्रति अगाध आस्था और अनुराग था। परंतु उनके अतिरिक्त हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उसकी इस पुकार को नहीं सुनता। मिश्र जी कहते हैं कि कोई उसे सुने भी कैसे। यहाँ तो उस आवाज़ को न सुनने देने के लिए नाना प्रकार के वाहनों, यंत्रों की चिल्लपों की कर्णभेदी आवाज़ निरंतर सक्रिय है। मैं कुछ निबंध के उद्धरण प्रस्तुत करती हूँ जो इस तथ्य को साबित करेंगे। उन्हीं के शब्दों में हम देखते हैं कि हम वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुँच चुके हैं। इसीलिए हमें वर्तमान नहीं छूता, हमें केवल भूत पकड़ता है या भविष्य खींचता है। वर्तमान हमें लेश मात्र भी नहीं प्रभावित करता। इसलिए हम अस्थि की अटपटी भाषा समझ नहीं पाते। कैसा अस्थि, कौन अस्थि, किसके लिए अस्थि? हिमालय था, रहा होगा, हमसे क्या? हम अपने आप में खुद हिमालय हैं, ऐसे हिम के आले जो पिघलती नहीं, बस जमी रहती है और जमती चली जाती है, जिससे कुछ निकलता नहीं, जिसमें चीज़ें यथावत पड़ी रह जाती हैं, जैविक व्यापार जहाँ आकर समाप्त हो जाता है। हिमालय कुल पर्वत है, कुल पर्वत ही नहीं कुल का करता है। यद्यपि उम्र में विंध्य आदि से कुछ नया ही पड़ता है। ये कैसी बेपर की बात करते हो? कहाँ का कुल, कहाँ का करता? कुल के नाम पर अगणित तनाव है। सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, ननद भौजाई के बीच, भाई बहन के बीच, देरानी जेठानी के बीच
और हर तनाव के बाद एक टूटन है। कर्ता के नाम पर एक कर्म रह गया है, एक मरा हुआ व्यक्तित्व रह गया है जो सामंजस्य स्थापित करते करते इतने असमंजस में पड़ गया है कि उसे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं रह गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब बेमानी हो गए हैं, पुरुषार्थ व्यर्थ है। जिंदगी बस एक ठहराव रह गई है जिसमें कुछ चीज़ें अटक गई हैं। बर्फ़ के दबाव से यही क्या कम है कि सड़ी नहीं। जो चीज़ें कुछ अटक गई हैं वे न देशी हैं न विदेशी, वे बस जिंदगी के ठहराव की शिकार हैं। इसलिए हर जिंदगी अपने शिकार पर अलग अधिकार जताती है और दूसरे के शिकार को अशुद्ध बतलाती है। हर आदमी भारतीयता की अपने ढंग से परिभाषा करता है, क्योंकि हर आदमी ने एक परिभाषा कहीं से फंसा कर कैद कर ली है और उसी को पारदर्शी बर्फ़ की दीवार के अंदर वो दिखलाता रहता है। ये परिभाषा असली है। ये मछली हमारे धन पोखर की है। तुम जो दिखा रहे हो वो गड़ई की है। लोग कहते हैं ये युग अर्थ प्रदान है, रुपए की महिमा अपरंपार है। ये शब्द युग है, शुद्ध शब्द युग, शब्द जिससे अर्थ एकदम असंपृक्त हो, निरा केवलीभूत शब्द हो, अर्थ के मोहपास से युक्त हो। शब्द की महिमा के आगे किसी की महिमा नहीं। शब्द की महिमा न होती तो हिंदुस्तान के संपादक हिमालय जैसे अर्थशून्य विषय पर लेख लिखने के लिए इतना आग्रह क्यों करते हैं? हिमालय एक शब्द है, हिंदुस्तान एक दूसरा शब्द है और हिंदुस्तान का हिमालय परस्त लेखक एक तीसरा और पाठक एक चौथा। चारों शब्द हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये अर्थ होते तो इनमें आपस में लगाव होता, टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता कोई तोड़ता। क्या इन शब्दों की यही तो खासियत है? ये बड़े मासूम हैं, ये एकता में विश्वास करते हैं, एक रास्ता में विश्वास करते हैं। इसमें आपस में कभी कोई तनाव होने की संभावना नहीं होती है। शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या निबंध में की गई है, लेकिन अर्थ उठता है कि ये अस्थि क्या है? हिमालय की तरह उज्ज्वल, उदात्त और मूर्धन्य बनकर जीवन पर छाना चाहता है और यही चीज़ दरकती रहती है। अस्थि यदि पीछा करता तो उससे आगे बढ़कर लुक छुप कर त्राण पाया जा सकता। आगे से आक्रमण करता तो पीछे मुड़कर भागकर अपनी रक्षा की जा सकती। पर जो निरंतर सिर पर सवार हो उससे बचाव का फिर क्या रास्ता? अब हिमालय को यदि हम भूगोल मानते हैं तो कमरे नक्शे से हटा लिए जाते। अगर ये इतिहास होता तो प्रगतिशील होकर इससे मुक्ति मिल जाती। यह अगर चौकीदार होता तो नींद की गोली से इसके परवल की पुकार से छुट्टी मिल जाती। पर यह न भूगोल है न इतिहास है, यही तो बस है मात्रा हस्ती है, भूत न भविष्य। हिमालय का यह अस्थि रूप हमारी सी सुरक्षा का मूर्तिकरण है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कुमार संभव ने बीज के रूप में किया है। हिमालय गौरी गुरु ही नहीं, देव सेनानी स्कंद की जननी के पिता भी हैं। हमारी वर्चस्वनी शक्ति के स्रोत्र हैं और हमारी सी सुरक्षा का स्मरण सचमुच बहुत ही कष्टकर है। हमारा समूचा जीवन क्रम असंतुलित हो जाता है। इस अस्थि के छुअन मात्र से हमारे विजड़ित चित्र भी सजोई वस्तुएं संडास से ग्रस्त हो जाती हैं। हम एकदम निस्र होने लगे, अनरचे रचिता बनने की समस्त सुविधाएं एकदम नष्ट होने लगती हैं। बैठे बैठे प्रगतिशील कहलाने का गौरव पानी पानी होने लगता है और विश्व भावनशीलता की बर्फीली खोल यकायक कीच कोदों में रूपांतरित होने लगती है। शायद इसीलिए हम हिमालय और उसके अस्थि से इतनी तटस्थता आज दिखला रहे हैं और जतला रहे हैं कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं आती। हम क्या करें? हमें देश का दर्द नहीं होता, हम क्या करें? हमें किसी चीज़ का दर्द नहीं होता, हम क्या करें? पर यही क्या कम दर्द है कि दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता का दर्द भी तो एक प्रकार का अस्थि है। प्रकाशवान ना सही, सिलहट ही सही, पर अस्थि तो है। तीखे निषेध के प्रकाश में अस्थि सिया पड़ा दिखता है, बड़ा भयरूप और डरावना दिखता है। या न दिखे ऐसा तो नहीं होता। असली पुकार उल्टी दिशा में जा रही हो पर उसकी डरावनी प्रतिध्वनि न सुनाई पड़े, ऐसा तो नहीं होता।
तो क्या इस विरूप अस्थि की पुकार हमारी निस्वता को उधार सकेगी और हमारी चेतना पार्वती से सुहाग भोगने की अधिकारिणी तो नहीं? क्या तुर्किन, खटकिन, धोबिन से सुहाग के लिए निसंकोच हाथ पसार सकेगी? इन सब बातों पर विचार विमर्श करते हुए लेखक ने अपनी उद्भावनाएं प्रस्तुत की हैं। इस निबंध में मिश्र जी की भाषा की प्रांजलता, लोक भाषा का माधुर्य, शैली की सरलता और व्यंग्यात्मकता को भलीभांति रेखांकित किया है। उनकी भाषा में भोजपुरी की प्रभुत्व मात्रा में मिठास है, जो उनके हृदय की सरसता, लोक संस्कृति, लोक जीवन के प्रति उनकी गहरी संपृक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अरबी भाषी और अंग्रेजी के शब्दों का सहज प्रयोग किया है। मिश्र जी का अध्ययन और अनुभव काफ़ी विशद एवं गहरा है, इसलिए उनके निबंधों में जीवन के विविध संदर्भों से संबद्ध चिंतन की अछोर व्यापकता देखने को मिलती है। फलस्वरूप उनके विवेचन विश्लेषण में सर्वत्र ताजगी और जीवंतता बनी रहती है।